नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण संपन्न हो चुका है। राजनीतिक दलों की जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन दावों में मुद्दों का कोई जिक्र नहीं है। लगातार रैलियों और रोड शो के जरिए दिग्गज एक दूसरे पर हमलावर हैं। हाल ही में दिल्ली पहुंचे अमित शाह ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा और केजरीवाल के समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा हैं। शाह के इस बयान को आम आदमी पार्टी ने बखूबी भुनाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह पीएम भी नहीं बने हैं अभी और उनमें अहंकार आ गया है। मोदी जी ने इन्हें अपना वारिस बनाया है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह ने देश के लोगों को गाली देने का काम किया है। जनता ने दिल्ली में 70 में से 62 सीट, पंजाब में 117 में से 92 सीट, गुजरात में 14% वोट दिया। गोवा, यूपी, आसाम में आम आदमी पार्टी को वोट मिला। गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश और देश के कई हिस्सों के लोगों ने हमें प्यार और विश्वास दिया। क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? देश की जनता को गाली देंगे तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर ये बयान एक बार फिर चर्चा में है और सवाल लेकिन जस का तस है कि 6वें चरण की तैयारी है और वार पलटवार जारी है। 25 मई को दिल्ली में भी मतदान है। इन बयानों का कितना यहां असर दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के कुछ अहम तथ्य। आम आदमी पार्टी वर्तमान में भारतीय राज्य पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी है। 10 अप्रैल 2023 को आपको ईसीआई द्वारा आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। किसी भी दल के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। नतीजतन आपने कांग्रेस सदस्यों के समर्थन से सरकार बनाई। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के समर्थन की कमी के कारण विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पारित नहीं कर पाने के बाद उनकी सरकार ने 49 दिनों में इस्तीफा दे दिया। 2015 के चुनाव में आपने 70 में से 67 में जीत हासिल की। विधानसभा में भाजपा को केवल 3 सीटों पर सीमित कर दिया गया और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली। आम आदमी पार्टी 2019 के राष्ट्रीय चुनाव में दिल्ली के सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा से हार गई। आम आदमी पार्टी ने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीत हासिल करते हुए भाजपा को करारी शिकस्त दी। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 92 सीटें जीती, जिसके बाद इसके सदस्य भगवंत मान ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पार्टी ने चंडीगढ़ और गोवा में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों के साथ गुजरात में भले ही प्रचंड जीत दर्ज की हो, लेकिन प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया, जबकि कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया। पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, लेकिन पिछले चुनाव से तुलना करें तो साफ पता चल जाएगा कि राज्य में इस बार उसकी उपस्थिति मजबूत रही है। आम आदमी पार्टी ने 2017 में 29 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन तब सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। पार्टी को सिर्फ 0.10% वोट मिला था। 2022 गुजरात चुनाव में सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ा। इनमें 5 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत बढ़कर करीब 13% तक पहुंच गया। 15 साल से एमसीडी की सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा। देखिए, तो ये आम आदमी पार्टी के वो अहम तथ्य हैं जिनको यहाँ रखना बेहद जरूरी था, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरह से बयान आया है अमित शाह का और केजरीवाल ने जो पलटवार किया है, उसके भी अपने एक अलग सियासी मायने हैं। उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि दोनों दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे। दिल्ली आकर उन्होंने देश के लोगों को अनर्गल गाली गलौज करना चालू किया, जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं।
मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56% वोट शेयर देके सरकार बनाई है, क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी हैं? पंजाब के लोगों ने हमें 117 में से 92 सीट्स देके सरकार बनाई है, क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी हैं? गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया, क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी हैं? गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया, विश्वास दिया, क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी हैं? पंचायत के चुनाव में, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, आसाम में, मध्य प्रदेश में और देश के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के पंच, सरपंच, म्यूनिसिपल मेयर, काउंसलर चुने गए जगह जगह, क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। बीजेपी जा रही है, थोड़ा अहंकार कम कीजिए और जनता को गाली मत दीजिए। अरविंद, चलिए, तो पाकिस्तान पर तकरार है और शाह और केजरीवाल में आर पार है। देखिए, मतलब ऐसा लग रहा था दोनों को बयानों को सुन के कि बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, एक बात बड़ी और अजीब सी भी लगती है, 5 चरण हो चुके हैं, 6वां चरण होना है 25 तारीख को, बहुत दूर भी नहीं है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, दिल्ली में भी इस वक्त देखिए इलेक्शन, उस दिन यहाँ पे भी वोटिंग है। बार बार ये बात आती है और मीडिया के, मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से भी ये दिग्गजों तक पहुंचता तो होगा ही, ये मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आते हैं वहां के समीकरण, वहां के फैक्टर्स उनके लिए करने की बात नहीं करते, पता नहीं क्यों पाकिस्तान पर चले जाते हैं। और कहा है तो पलटवार भी देखिए केजरीवाल ने जिस तरीके से किया, बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया। यानी ये ऐसा लगा मुझे जैसा कि कभी किसी ने कुछ कहा और पीएम मोदी उसको खेल गए, या अमित शाह ने कहा और केजरीवाल उसको खेल गए। खैर, इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये भी होगा कि आम आदमी पार्टी को क्या या कांग्रेस को क्या इतने हल्के में आका जा रहा है, क्योंकि ये गठबंधन का हिस्सा है। इस तरह का स्टेटमेंट कह रहे हैं आप कि यहाँ के लोगों ने यदि उनको कभी सरकार में लाए हैं या एक फायदा उनको पहुंचाया, अच्छा वोट दिया है कभी, आप कैसे कह सकते हैं कि समर्थक वहां ज्यादा हैं? क्या है इन बयानों के मायने और कितना प्रभाव इसका 25 तारीख के इलेक्शन में दिखेगा? सीधे इस चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े। रमाकांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए फरहाना रंगरेज हमारे साथ जुड़ी हैं। फरहाना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बबीता अहलावत हमारे साथ जुड़ी हैं। बबीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी आपसे करना चाहती हूँ। आवाज पहुंच रही है? रमाकांत मिश्रा जी, एक बयान अमित शाह जी का और उस पर पलटवार केजरीवाल जी का। अब मैं ये 2 बातें बस बहुत संक्षेप में आपसे पूछूंगी कि अमित शाह जी ने जो बयान दिया कि राहुल बाबा और केजरीवाल जी के जो समर्थक हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ नहीं पाकिस्तानी हैं, क्या मायने हैं इसके? क्योंकि पलटवार देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, उनकी दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है और एमसीडी में एक अच्छा प्रदर्शन उनको करते हुए देखा गया है। और वोट शेयर भी देखें तो दूसरे स्टेट्स में थोड़ी थोड़ी उन्होंने कहीं ना कहीं गेन किया। तो फिर ऐसे कहना कि समर्थक पाकिस्तानी है तो जायज सवाल है कि क्या यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने एक बढ़त बनाई वो क्या वाकई पाकिस्तानी है? 2 चीज से समझ सकते हैं राकेश जी। एक तो यहाँ पर जो देश के अंदर में जो रोहिंग्या है और जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनमें जो समर्थक है वो बाहरी व्यक्ति। अमित शाह जी का कहना एक पहला ये चीज। दूसरी बात, केजरीवाल साहब जो चीज कहते हैं, राहुल गांधी जी जो भी कहते हैं, उसको पाकिस्तान में समर्थन मिलता है। ये 2 चीज से आप समझ सकते हैं, जो कि घुसपैठिए, रोहिंग्या और जो बाहरी के लिए जो उन्होंने अमित शाह जी ने कहा है, इसका स्पष्ट रूप से ये मकसद है। दूसरी बात यहाँ पर यह है, जो कि केजरीवाल जी इसको जिस तरह से माहौल या जिस शब्द को तोड़ मरोड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि जनता के मन में जो स्पष्टता है वो बिल्कुल साफ झलक रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इसलिए क्योंकि जो इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनको पीटा जा रहा है, इसमें आप देखेंगे इनके प्रत्याशियों को जूते चप्पल से स्वागत किया जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमने देखा है जो इनके रोड शो में
इनकी जब रैलियां होती है उसमें हमने देखा है जो किस तरह से इनके प्रत्याशियों को किस तरह से घसीटा जा रहा है, किस तरह से मारा जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर दिल्ली के अंदर में 2 सीट ऐसी है जहां पर कन्हैया कुमार और डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज का जो चरित्र है वो आपने देखा जो किस तरह से धर्म और संस्कृति के ऊपर में किस तरह से आक्षेप करते हैं। तो मुझे लगता है जो कि ये स्पष्ट हो चुका है जनता के मन में, जो किसके मन में किस तरह की भावना है, किसका चरित्र क्या है, किसकी चाल क्या है। तो अमित शाह जी का कहना बिल्कुल स्पष्ट है उन शब्दों के ऊपर में जिसमें जो शब्द राहुल गांधी जी कहते हैं वो पाकिस्तान को पसंद हो जाता है, जहां पे केजरीवाल जी कुछ कहते हैं तो पाकिस्तान को पसंद आ जाता है। लेकिन एक महिला के ऊपर में जब अत्याचार होता है मुख्यमंत्री आवास के ऊपर में, उस पर इस स्पष्टता के साथ नहीं बोलते हैं। रमाकांत जी, पर्टिकुलर किसी बयान पर कह रहे हैं या जो तारीफ आई थी पाकिस्तान से उस पर कटाक्ष कर रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट रूप से मैं जानना चाहती हूँ। मैं राशि जी वही चीज कहना चाहता हूँ। तो तारीफ तो कोई किसी की भी कर सकता है। पाकिस्तान कल को मोदी जी की तारीफ कर दे या कोई कल को मोदी जी की तारीफ कर दे तो उसमें तो कोई भी सवाल उठाएगा तो वो अच्छा नहीं होगा। नहीं, फवाद चौधरी जिस स्टेटमेंट को लेकर के आगे बढ़े थे और मुझे लगता है जो कि मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं, खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे केजरीवाल साहब, तो क्या इसके ऊपर में क्या अगर अमित शाह ने कहा है कुछ तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि इन लोगों का चाल चरित्र ही ऐसा है। जहां पर वो कहते हैं वोट जिहाद करने के लिए, जहां पर कहते हैं नस्ल भेदी टिप्पणी कर किया जाता है, वहां पर अगर अमित शाह जी ने कहा है तो मुझे लगता है कोई गलत नहीं कहा है। उन्हें बड़ी ही स्पष्टता के साथ कहा है जो ऐसे व्यक्ति ऐसे नेता को का बहिष्कार हो और निश्चित तौर पर जनता इस चीज का स्पष्ट मन बना चुकी है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। बबीता जी आवाज पहुंच रही है? बबीता जी, मुझे लगता है बहुत सारी बात जो निकल कर आई। अब तारीफ तो क्योंकि राहुल गांधी की हुई थी और नाम भी उनका आज लिया उन्होंने, क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है तो जायज है, इस पर आप अपनी बात रख सकती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे वोट जिहाद की भी आ गई, यहाँ पर घुसपैठिए की भी आ गई, और अमित शाह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में इस स्टेटमेंट को दिया है वो रमाकांत जी समझा रहे थे। ये एक तरीके की गाली है जो दिल्ली की जनता को दी जा रही है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंडेट देके चुना है और अब की बार एमसीडी में भी बीजेपी का सफाया कर दिया दिल्ली की जनता ने, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि बीजेपी का सिर्फ एक ही काम है, जाति के आधार पर राजनीति करना, लोगों को झूठे वादे करना और झूठे जुमले देना और फिर उनसे मुकर जाना। बीजेपी बहुत जनता को बेवकूफ बना चुकी है, लेकिन अब जनता समझदार हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने एमसीडी में से भी बीजेपी का सफाया कर दिया। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, गलबैया करने के लिए, और आज पाकिस्तान पे उपदेश दे रहे हैं हमें बैठ के। आज तक भी आप देख लीजिए, कभी भी ना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पाकिस्तान गए, ना किसी भी पाकिस्तान के किसी भी नेता को या पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, लेकिन मोदी जी हैं जो बिना बुलाए पहुंच जाते हैं वहां पे। और फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ये लोग इस चीज को मुद्दा बना लेते हैं कि जो लोग आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो शर्म आनी चाहिए इनको इस तरह की राजनीति करते हुए, और आम जनता को ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसका जवाब आने वाले समय में इलेक्शन में जनता इनको देगी, किस तरह की घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं। ये मुद्दों की बात नहीं करते हैं, ये नहीं बताते हैं कि 10 साल में हमने क्या काम किया है या जनता को क्या क्या सुविधाएं दी हमने 10 साल में। जितने झूठे वादे और जुमले हम करके आए थे उनमें से कितने पूरे किए हैं, क्या रोजगार दिया इन्होंने? कोई भी जनता की समस्या इन्होंने दूर करी, महंगाई दूर करी। महंगाई आज अपनी चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और ये बातें करते हैं कि भाई जो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहे हैं वो पाकिस्तानी है। मतलब इतनी गिरावट आ चुकी है राजनीति में आज के समय में। मुद्दों की बात नहीं करनी है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों पे इनको वोट चाहिए। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है और जनता अब इनकी इन बातों का जवाब दे। ठीक है, चलिए फरहाना जी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ फरहाना जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी। फरहाना जी, मुझे ऐसा लगता है 5 चरण हो गए हैं, 6वें चरण की तैयारी है, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है, 25 तारीख को वोटिंग है जिसमें दिल्ली भी है।
मुझे लगता है अमित शाह जी आज कह रहे थे, और उनका स्टेटमेंट आपने भी सुना होगा, आम आदमी पार्टी तक तो ठीक है क्योंकि गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन वो जिस परिप्रेक्ष्य में कह के गए वो गठबंधन के लिए ही कह के गए, और उसकी पुष्टि सीधे रमाकांत जी ने कर दी है कि यदि कुछ भी कहते हैं राहुल गांधी, कुछ भी कहते हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसकी सीधी तारीफ हो जाती है या उसका सीधा समर्थन पाकिस्तान से होता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा ऐसा फैक्टर है, या कह लीजिए कि ऐसा तमगा आप लोगों को दिया गया है जो इलेक्शन में मैं सारे प्रचार में पहले भी पाकिस्तान को सुन चुकी हूँ, बड़ी तेजी से प्रसारित किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी को तो एक तरफ चलिए वोट जिहाद, तो मुझे लगता है आपकी तरफ से ये कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आई थी जिसके लिए बड़ी दिक्कत परेशानी गई थी। तो क्यों ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं कि मौका दिया जा रहा है? तो अमित शाह जी सीधे सीधे काउंटर कर रहे हैं। ये अमित शाह जी की बहुत गलत बात है। जैसा कि बबीता जी ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं। पहले भी मॉब लिंचिंग के कितने केसेस हुए हैं, ये कोई मुद्दों पर बात ही नहीं करते। अब इनको जवाब जल्दी ही दिल्ली की जनता देगी। अभी 6वां चरण होगा ना, तब इनको जवाब मिलेगा। लेकिन आपको लगता है इन बयानबाजी से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि कम तो कोई नहीं पड़ रहा ना, पूरे इलेक्शन में देखिए मुद्दे गायब हैं, बस यही बातें हो रही हैं। देखिए जनता बहुत समझदार है, इस बात का जवाब जनता ही देगी। चलिए, यानी वोट जिहाद और आपका कनेक्शन यदि भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से कर रही है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी बात सुन के कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है। और बहुत दुख होता है ऐसी बातें सुन के। लोकतंत्र में ये सब नहीं होना चाहिए। इनकी बयानबाजी, जुमलेबाजी, जनता इसका जवाब जरूर देगी और आने वाले टाइम में मिल ही जाएगा इनको। चलिए ठीक है। रुद्र प्रताप जी, 2-3 बातें हैं। देखिए सर, 5 चरण हो गए और मुझे लगता है 6वें चरण में एक बार फिर से तमाम चीजें सामने आ रही हैं। जिस भी रैली में जाएंगे, जो भी मुद्दे हैं 6वें चरण तक पहुंच गए हैं, मतलब 6वां और 7वां 2 चरण हैं, और फिर आप पाकिस्तान को ले आइए, फिर आप कनेक्शन कर दीजिए, फिर किसी की तारीफ हो गई है उसको ले आइए, मुद्दों पे बात करिए ना। और सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल का जो पलटवार मैंने सुना, वो तो यहाँ तक कह दिए कि अमित शाह जो है बिल्कुल भी, वो वैसे भी पीएम बनने वाले हैं नहीं, मोदी जी ने अपना वारिस उनको बना लिया है। तो कौन जानना चाहता है कौन किसका वारिस है? कौन जानना चाहता है कि पाकिस्तान में किसकी तारीफ हो रही है? जनता तो महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, तमाम चीजों पर बैठी हुई है। मुझे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगने लगी ये बात कि 5 चरण के बाद 6वें चरण आने वाला है, 25 को वोटिंग है, और अभी भी वहीं अटके हुए हैं। किसकी कहाँ तारीफ हो गई, किसने किसको क्या कह दिया। और देखिए, एक बयान आता है और उस पर पलटवार भी बराबर से है। मुद्दों की बात क्यों नहीं हो रही है? राखी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। देखिए राखी जी, ये जो 6ठा चरण होने वाला है वो सारे वहीं पे वोटिंग होने वाली है जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जैसे पंजाब या हरियाणा की सीट लड़ रही है, तो ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है और अरविंद केजरीवाल का काउंटर भी करना महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप यहाँ देखेंगे दोनों लोगों ने एक दूसरे के बयान को दूसरे अलग अलग तरीके से अपनी तरह से तोड़ के पेश किया। अमित शाह अगर कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इनसे के पाकिस्तान के समर्थक ज्यादा हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि भारतीय नागरिकों को या भारतीय वोटरों को संबंध में कुछ कहे, या अरविंद केजरीवाल उसको उस तरह से अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में अरविंद केजरीवाल एक नया नैरेटिव अभी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो उनकी पुरानी आदत का हिस्सा रहा होगा, या है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री के तौर पर वो कहना चाह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। मतलब बीजेपी के अंदर वो सेंधमारी करने की इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे से इसलिए भटक रहे हैं क्योंकि देखिए मुद्दा है नहीं। कोई भी पार्टी को आज के समय में ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जितने भी राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं सबकी अपनी सरकार या तो है या रही है। तो जब वो मुद्दे पर जाते हैं तो दूसरे पार्टी उसी मुद्दे को लेकर के काउंटर करती है। अगर कांग्रेस किसी बात को करती है तो बीजेपी उसको काउंटर करती है कि आपने अपने राज्यों में क्यों उसको नहीं किया। तो इस तरह से कोई भी पार्टी मुद्दे से इसलिए भटक रही है क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर काम करने से फेल हो गई है। और चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और चर्चा का विषय बनने के लिए, अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी जेल से बेल पे हैं, अब उन मुद्दों से ध्यान अगर नहीं वो भटकाएंगे, अभी आप देख रहे हैं कि जल्दी की घटना है आपको
उनके यहाँ सांसद की पिटाई की मामला, तो उससे अगर वो इतर चीजों को नहीं करेंगे तो लोगों का फोकस उसी तरफ रहेगा। तो इसलिए उनको भी इसका काउंटर बहुत तेजी से करना है, क्योंकि अगर वो इस काउंटर को करने में सफल नहीं रहेंगे तो मुद्दा उनके ऊपर हावी रहेगा। तो इसीलिए बार बार आपने देखा होगा कि जब से वो आए हैं उन्होंने एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया है कि अमित शाह जी इसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी पूरा कार्यकाल अपना नहीं पूरा करेंगे। तो ये जो एक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब मुद्दे भटकाने की चाल है। चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से आप देखेंगे तो सत्ता पक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो अपने इंटरेस्ट, जैसे वो पाकिस्तान को इसलिए लाती है क्योंकि उसके लिए राष्ट्रवाद बड़ा मुद्दा होता है, राष्ट्रवाद से उनके वोटर बहुत प्रसन्न होते हैं, और उसके काउंटर में अब इन लोगों को अपने बचाव में आना है। तो इन लोगों ने एक नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि मोदी जी पूरा कार्यकाल अपना नहीं पूरा करेंगे। तो यही सब चीज चलता हुआ जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि अब जैसे जैसे चुनाव के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं, ये सारे बीजेपी के बाहुल्य आप समझ सकते हैं कि सीटें हैं। यहाँ पर 70-80% जितनी आप देखेंगे सेकेंड आपका 6 फेज हो या 7 फेज हो या 5th में, लगभग 70-80% जो सीटें हैं वो बीजेपी ने 19 में जीत रखी है। तो इसमें अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जो बहुत बदलाव करने की स्थिति में आ रहा है, कि चुनाव बहुत बदल रहा है या एक तरफा हो रहा है, या मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि नहीं स्वीप कर जाएगा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। चुनाव बहुत स्मूथली चल रहा है और कंफ्यूजन की स्थिति भी ला रहा है। तो ऐसे में अगर राजनीतिक दल कुछ नया उसमें मसाला नहीं डालेंगे, उनको ये लग रहा है कि चुनाव से पहले न परिणाम आ जाए। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 79 सीटें जीत रहे हैं, या ऐसे 200 बीच चुनाव में आपने देखा होगा कि एक नया मुद्दा आ गया। पहले बीजेपी के 400 के काउंटर में कोई नहीं बोलता था, लेकिन अब ये होने लगा, कोई कह रहा 200 आएंगी, कोई 300 आएगी। तो ये अपना मनोबल बढ़ाने वाले बात भी हो रही है कि हम चुनाव के बीच में हैं, ऐसा नहीं है कि हमने चुनाव को छोड़ दिया है। तो इस तरह से राजनीतिक दल अपने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन काउंटरों के साथ वो चुनाव में अपने आप को अभी स्थापित करके रखना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी के कुछ फैक्ट्स के बारे में हमने जाना, और पार्टी कहाँ से आई, कैसे उसने ग्रो किया, कैसे वो बनी, आखिरकार अपने 2 राज्यों में सरकार भी बनाई हुई है। जहाँ तक अरविंद केजरीवाल हैं वो खुद अभी भी सीएम हैं। बहुत सारी चीज़ों को देखा सुना है आम आदमी पार्टी को लेकर। 2013 से तमाम चीज़ें सामने चली आ रही हैं। उसके बाद किसी भी पार्टी के लिए कह देना, देखिए बयान से हटकर, बयान भी दे रहे हैं तो कौन दे रहे हैं? अमित शाह। जैसे कि हम एक गंभीरता से देश के प्रधानमंत्री को लेते हैं, वैसे ही हम गृह मंत्री को भी ले लें। तो मुझे लगता है आप जा रहे हैं, आप उन मुद्दों पर बात करें तो ठीक है, लेकिन आप एक पार्टी को, एक ऐसी पार्टी को आप कह रहे हैं पाकिस्तानी समर्थक हैं या वहां से कनेक्शन कर रहे हैं, जिसने अपना जनाधार खुद बनाया है और जनता के प्यार दुलार से बना है। तो क्या इस तरह की बयानबाजी करना उचित है? और इस वक्त पे इसका, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग है, क्या कोई प्रभाव देखते हैं? देखिए राखी जी, 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा, और जहाँ तक देखना होगा कि इन 6वें चरण के चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है प्रमुख रूप से पंजाब और दिल्ली में काफ़ी कुछ है। लोग विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीती, इसके बाद एमसीडी में जीती। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में 7 सीट हार गई थी, पंजाब से 1 सीट जरूर आई थी। मेरा ये कहना है कि ये जो चुनाव है, निश्चित रूप से 6वें चरण का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और सभी दल लगभग जो है, चाहे सत्ता पक्ष हो, इंडिया अलायंस हो, चाहे एनडीए अलायंस हो, प्रधानमंत्री मोदी जी चूँकि केंद्र में हैं, और ये पूरे चुनाव के एक तरह से ये भी माना जा रहा है कि एनडीए की तरफ से प्रमुख चेहरा वही हैं, सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं देश के। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि चुनाव मोदी वर्सेस अदर हो गया। तो यहाँ पर अमित शाह जी का ये जो बयान, जैसे अभी पाकिस्तान की एंट्री कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी होती रही है। जैसे पिछले दिनों में आपने देखा होगा, 2-3 चरण में जो एक जो है पाकिस्तान के मंत्री का बयान आ गया राहुल गांधी को लेकर के, उनकी तारीफ आ गई। उसके बाद तो फिर लगातार पाकिस्तान की एंट्री हो गई। लेकिन इस 6वें चरण में जिस तरह से एंट्री अमित शाह जी ने किया, और एक तरह से केजरीवाल को निशाने पर लिया, पहले नहीं ले रहे थे, लेकिन अब लेने का मतलब यह है कि केजरीवाल जरूर उसका काउंटर करेंगे, और उन्होंने किया भी तो इस तरह से कि पूरे जनता और जनमत जनादेश का हवाला देते हुए उन्होंने किया। दूसरी बात, अभी एक चीज़ समझ में आ रही थी कि वारिस होने की बात जिसमें उन्होंने कहा, तो देखिए ये चुनाव है, अब मुद्दों पर तो कोई चुनाव रहा नहीं। अब जो भी चुनाव है बयानों पर ही ज़्यादातर एक तरह से उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है,
और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब भी कोई बयान आता है तो विपक्ष उसका काउंटर करता है, या विपक्ष कहीं पर बयानों में गलती कर बैठता है तो उसको सत्ता पक्ष ले लेता है। इसके पहले जितना विपक्ष की तरफ से बयान आते रहे वो लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के पाले में जब भी बाल आई है तो उन्होंने सीधे बाउंड्री के बाहर किया है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं, इस चुनाव में लगभग ऐसा रहता है कि बयानों को लेकर के दोनों पक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जिस तरह से अमित शाह जी के बयानों को लेकर के और जो उसका नरेटिव सेट करने की होती है, तो जो नरेटिव सेट करने वाली बात होती है, एक नरेटिव ये है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए, दूसरा नरेटिव ये है कि जो अभी जो सामने आया है कि भाई प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल पूरा नहीं हो, उनके वारिस के रूप में देखना केजरीवाल की ओर से। तो ये सब सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह से जनता को कहीं न कहीं घुमाया जा सके। लेकिन ये जो 6वें चरण का चुनाव है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें इस तरह की बातें और निकल के आएंगी। 25 तारीख को वोटिंग है, उसके पहले हो सकता है कि किस किस तरह के बयान आते हैं और क्या क्या सामने बातें आती हैं, ये देखना होगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो है इस समय जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस बयान को काउंटर किया है वो भी समझने वाली बात है और एक सोची समझी उनकी एक रणनीति है। ठीक है, बिल्कुल। रमाकांत जी, मुझे लगता है यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें समझनी पड़ेगी, जो बात मैंने अभी यहाँ रखी, और क्योंकि पाकिस्तान का जिक्र आया, ठीक है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है, मैंने एक सवाल अभी आरपी श्रीवास्तव जी से भी किया था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, और इसलिए क्योंकि जानना जरूरी होगा। देखिए, जहां तक वोट जिहाद है, पाकिस्तान है, कांग्रेस है, वोट शेयरिंग है, सब एक तरफ रखते हैं। आम आदमी पार्टी को पर्टिकुलर लेकर यदि हम पाकिस्तान से कनेक्शन करें तो क्या वो ठीक होगा? क्योंकि ये पार्टी किस आंदोलन से आई, कहां से आई, फिर कैसे बढ़ी, फिर क्या क्या हुई, हम और आप जानते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा क्लियर करिए कि उसको, क्योंकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है इसलिए राहुल गांधी के साथ साथ केजरीवाल जी घिर गए, या फिर कुछ और वक्तव्य था, या फिर तीसरा पॉइंट मैं यही समझूं कि इस बार जो 25 तारीख को वोटिंग है, निश्चित तौर पर ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी है, तो शायद कहीं ना कहीं अमित शाह जी को लग रहा था कि अब केजरीवाल जी को थोड़ा सा घेर लिया जाए, राहुल गांधी फिलहाल साइड में जाएं। नहीं, राखी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमने देखा है जो कि पूर्व का जो इतिहास है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, कुमार विश्वास जी का स्टेटमेंट होगा, याद होगा आपको, जब उन्होंने उनके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर की थी जो कि नहीं कुछ तो कम से कम खालिस्तान का प्रधानमंत्री तो हम जरूरी ही बन जाएं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट में कहा था। और ये मुझे लगता है जो कि ये सब कुछ मीडिया के पास में भी होगा इस तरह के स्टेटमेंट, इसलिए मुझे लगता है इसकी स्पष्टीकरण देने की कोई उतनी जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, कांग्रेस का अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का मणिशंकर अय्यर जी हो या आप देखेंगे फारूक अब्दुल्ला जी हो, जिस तरह से भाजपा को, एनडीए को और केंद्र सरकार को पाकिस्तान के परमाणु बम से डराने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात यह है, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है जो कि केजरीवाल साहब, राहुल गांधी जी और फवाद चौधरी उसके सपोर्टर। तो मुझे लगता है तो कहाँ नरेंद्र मोदी जी का वहां पर गुणगान हो रहा है, अगर अमित शाह जी का गुणगान कहाँ पाकिस्तान के अंदर में हो रहा है, जोगी जी का गुणगान कहाँ वहां पे हो रहा है, और न ही जोगी जी महिमा मंडन कर रहे हैं पाकिस्तान का, न अमित शाह जी कर रहे हैं महिमा मंडन पाकिस्तान का, और न ही मोदी साहब कर रहे हैं। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला जी कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी है क्या? अब ये चीज बताइए, इस तरह के जब स्टेटमेंट आएंगे तो क्या हमारा फर्ज क्या बन जाता है? क्या हम ऐसे ही चुप होकर के बैठे रहेंगे? तो बात इसमें यहाँ पर राहुल गांधी जी को साइड करके केजरीवाल जी को काउंटर करने की है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो विषय है उसको उठाना, जनता के सामने रखना, ये हमारा फर्ज है और दायित्व भी है, और यही हम कर रहे हैं। अमित शाह जी हो या हमारे अन्य जो भी स्टार प्रचारक हो, चाहे आप मुझे देखेंगे जो कि किसी भी तरह के अगर कोई नेता अगर इस तरह के स्टेटमेंट या उसके ऊपर में बयान देते हैं तो उसके पीछे तथ्य होता है, और बिना तथ्य के हम कोई बात नहीं करते। तो इसीलिए मुझे लगता है जो कि केजरीवाल साहब जी को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्री को हाईकोर्ट ने आज भी सीबीआई और ईडी वाले मामले में उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। तो ये सब सारी चीजें समझनी पड़ेगी, ये हम सबको समझना पड़ेगा, ये जनता को समझना पड़ेगा। अगर जनता अगर मान लीजिए समझ जाती है तो ठीक है, लेकिन अगर जनता नहीं समझती है तो अगर हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे तो ये सारी चीजें विषय है, वस्तु है। और जो छठे चरण का जो चुनाव है
उसमें ये सारे मुद्दे ही नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूं मुद्दे जो 2014 से पहले का था वो सारे मुद्दे अभी भी हैं, यथावत है। जिसका जो क्रिया है, जो चाल है, चरित्र है, उसको उजागर करना हम लोगों का फर्ज है, हम लोगों का दायित्व है और जनता के सामने हम इस चीज को रखेंगे। ठीक है, अब रमाकांत जी मुझे ये बताइए, चलिए मैंने आपकी सारी बातों को माना, लेकिन ये सारी बातें आज की तो है नहीं, या इसी इलेक्शन में तो नहीं आई, काफी एक लंबा वक्त हो चुका है। इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी या इंडिया गठबंधन, उनसे मैं उनका सवाल करूंगी, आपसे मैं आपका सवाल करूं, किन चीजों को लेकर थे, किन बातों को लेकर थे, किन दावों को लेकर थे, किन वादों को लेकर थे? तो हम क्यों खालिस्तान, पाकिस्तान, दुनिया भर की चीजें ला रहे हैं? हम तो समझदारी से चल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम समझदारी से चल सकती है, बाकी को छोड़ दीजिए। अब हमारे मैनिफेस्टो में आपने देखा होगा राखी जी, मेरे पास ये मैनिफेस्टो की कॉपी है, इसमें पहला ही चीज लिखा हुआ है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। हम अपने मुद्दे से कभी भटके नहीं है और अभी भी भटक नहीं रहे। हम हर रैली में, हर जगह हमारा जनता के साथ जहां पे भी कनेक्शन है, हम डोर टू डोर कैंपेनिंग के माध्यम से भी जनता को उन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। हमारा जो विजन है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। हमने 2047 तक का भारत कैसा बनाना है उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम आरक्षण को धर्म के साथ जोड़ेंगे, हम आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके घर का आर्थिक सर्वे करेंगे और जो जिसके पास है उसको फिर हम बांट देंगे। हम ये नहीं अपने मैनिफेस्टो में लिखा है और न ही जनता को ये समझा रहा हूं। देश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को कैसे योजनाओं का लाभ मिले, इसका प्रयास हमारा है और रहेगा। कीजिए। चलिए, आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सारी बातें यदि अमित शाह जी कह रहे होते, दिल्ली में कह रहे होते, इसके पहले पीएम मोदी जी तमाम जगह कह रहे होते तो मुझे अच्छा लगता सर, लेकिन नहीं हुआ। आप देखिए, मानिए इस चीज को, बाकी के प्रथम चरण को छोड़ के मैं बाकी चरणों की बात करूं, जिस सेवा सुशासन की आप बात कर रहे हैं वो कहां दिखी? आप खुद देखिए ना, पूरी लिस्ट तैयार है, कौन कौन से चरण में क्या क्या मुद्दे आए और क्या क्या बात हुई, सब वार पलटवार में चला गया, सब वार पलट, कोई इससे अछूता नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा या उन्होंने कहा, कोई इससे अछूता नहीं रहा। तो निश्चित तौर पर जनता तो ठगी सी महसूस करेगी ना। खैर, उन्होंने वोट डाला है, वो अपनी सरकार चुनेंगे, 4 जून को नतीजे आएंगे तो सामने आएंगी तस्वीरें, तो देखेंगे क्या होता है। बबीता जी, एक बात जो पाकिस्तान कनेक्शन वाली निकली, देखिए मैं बहुत एक अलग तरह से बात करती हूँ अपनी चर्चा में। आम आदमी पार्टी को जितना देखा, सुना, समझा, जब से आए हम वो बात करते हैं। अब जहां तक कनेक्शन की बात आई तो मुझे लगता है इस वक्त पे वो सारी पुरानी बातों को लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कहते ना कि यदि कुछ ऐसा कह दिया है, किसी दिग्गज ने कभी समय रहते कह दिया है, तो उसको भुगतना आपको आज भी पड़ रहा है, जैसा कि वो कह रहे थे। एक एग्जाम्पल उन्होंने खालिस्तान का दिया। देखिए, बीजेपी की तो बहुत पुरानी आदत है, ये मुद्दों की बात नहीं करते, ये नहीं बताते कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है, कितने रोजगार दिए हैं। मतलब आज हालत देश की ऐसी हो गई है कि इन्हें 80 करोड़ जनता को सिर्फ 5 किलो राशन के भरोसे जिंदा रह रही है। 80 करोड़ जनता, रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं इनसे, महंगाई कम नहीं की जा रही है इनसे, और लाखों करोड़ों का चंदा ये उन पार्टी से ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कैम में फंसी हुई है या जिनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे आरोप हैं। मतलब इनकी बातें ऐसी होती हैं हमेशा या तो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, और अब कुछ नहीं मिला, हार के डर से इतने बौखला गए हैं कि पाकिस्तान को बीच में ले आएगा। इनसे कभी भी, इनके मैनिफेस्टो में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन ये कभी भी अपनी मैनिफेस्टो की जो बातें हैं ना तो उनको पूरा करते हैं, और ना ही आप देखिए जितनी बार भी इन्होंने, चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, आज तक जिक्र नहीं किया जो इन्होंने बड़े बड़े वादे किए उनके बारे में, ना कभी जिक्र किया है, और ना पहले जो वादे करके आए थे उनको पूरा किया है इन्होंने। क्या इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बना दी इंडिया में? और जितनी भी ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने पहले की थी, एक भी आप मुझे बता दीजिए इन्होंने पूरी की हो? या कितने बेरोजगार हैं आज भारत में? बेरोजगारी दर सबसे उच्च स्तर पे है, और आज ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, ये महंगाई पे बात नहीं करते हैं, बस इंडिया, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, और इतना मतलब इन लोगों के अंदर घमंड आ गया है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये राम को लेके आए हैं, मतलब भगवान के नाम पे ये वोट मांगते हैं, ये अपने आप को भगवान से भी ऊपर समझने लग गए हैं। और ये इनका कहना ये है कि श्री राम को ये लेके आए हैं। मतलब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम श्री राम की पूजा करते आ रहे हैं, बचपन से उनकी कहानियां सुनते आ रहे हैं, रामायण पढ़ते आ रहे हैं, और आज बीजेपी की हालत ऐसी हो गई है कि इनको राम के नाम पे भी वोट मांगनी पड़ रही है। ये अपने काम के आधार पे वोट क्यों नहीं मांगते? दिल्ली में हमेशा
आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने यही कहा है कि अगर हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें वोट दीजिए, अगर हम आपके लिए काम नहीं करते हैं तो आप बेशक हमें वोट नहीं दीजिए, हमें चुनाव में सिर्फ और सिर्फ हमारे काम के आधार पर वोट मांगते हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा राजनीति करती है धर्म के आधार पे। इनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है कि ये अपने काम के आधार पे वोट मांग सके। ठीक है, कुछ कह रहे हैं रमाकांत जी? जी मैं ज्यादा बहुत संक्षिप्त में कहूँ। हाँ बोले। इन्होंने कहा 5 किलो अनाज की बात करी इन्होंने। जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का हुआ था, खड़गे साहब 10 किलो अनाज की बात कर रहे थे। मुझे लगता है क्या मजबूरी रही होगी उनको, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली के अंदर में कहा था 2 लाख रोजगार देंगे। भाई रोजगार आपने कितना दिया, जरा मुझे ये डाटा अभी आप दे दीजिए। मैं तो आपको डाटा दे दूंगा जो केंद्र सरकार ने कितना रोजगार दिया और किसमें दिया और किसमें नहीं दिया, मैं तो आपको रोजगार का डाटा दे दूंगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल आप हमें आप दे दें, और मुझे लगता है कि इससे जनता को और स्पष्ट जो व्यूज है, जो आपके रिप्लाई हैं, वो आपको मिल जाए। रुद्र प्रताप जी देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आई हैं। धीरे धीरे करके ये चर्चा मुद्दों पर आ गई, किसने किसके लिए क्या किया वो बता दे तो शायद कोई फर्क पड़ जाएगा। और मुझे लगता है 25 तारीख को है, 21 तारीख आज हो गई है, ठीक है, और 24 तारीख तक भी यदि कुछ अच्छी बात कर लें तो जनता को समझ आएगा। पर मुझे लगता है वो भी समझ चुकी है कि ये सब इसी तरह की बातें करेंगे। उनका एक माइंडसेट पहले से ही होगा कि उनको अपना वोट कहाँ देना है। लेकिन ये वाकई महत्वपूर्ण होगा कि पुराने स्टेटमेंट्स को, जो आज के नहीं हैं, जो बहुत पुराने स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हम उठा के 2014 के चुनाव में लाएं और उस पर हम सियासत करें, उस पर हम राजनीति करें। ये कहाँ तक उचित है? तो राजनीति में बात करना ही गलत होगा। जहां तक रही सवाल, जो पार्टी को जो मुद्दे सूट कर रहे हैं वो पार्टी उन्हीं मुद्दों, अगर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व इस देश में मुद्दा है तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात होगी। तो इसी क्रम में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। जहां तक जनता से जुड़े मुद्दे की बात हो रही है तो जनता के जुड़े मुद्दे आपको केवल चुनाव में ही सुनाई देंगे, और वो भी केवल बातों में। अभी जैसे आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रहे थे, जो 5 किलो, रमाकांत जी भी कह रहे थे 5 किलो अनाज की, तो भाई 5 किलो अनाज की बात का आप विरोध करिए ना। आप कह दीजिए कि हम आकर के योजना बंद कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है उनको 80 करोड़ लोगों को हम रोजगार दे देंगे। अगर आप इस योजना से इतने खिलाफ हैं तो आपके नेता को बोलना चाहिए। तो खड़गे जी तो 10 किलो देने की बात कर रहे हैं, तो कंफ्यूज, और भी 5 चरण बीतने के बाद उनके दिमाग में आया कि नहीं 5 किलो को हम लोग 10 किलो बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये है कि जनता के मुद्दे पर कोई भी पार्टी कितनी सीरियस है, जनता को भी पता है। जैसे बहुत सारे लोग वोटर होते हैं, वो सोचते हैं कि 5 साल के बाद जो चुनाव आएगा तो जो नेता हैं जितने हो सके उनसे चीजें ले लीजिए चुनाव के दौरान, क्योंकि ये फिर लौटने वाले नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोगों की मनोवृत्ति है, और वो सही भी है, क्योंकि सच्चाई यही है। आज के समय में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे यहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है या हमारा सांसद कौन है। तो लोकतंत्र का तो मजाक बहुत पहले से बना हुआ आ रहा है, और राजनीतिक दल इसका, आप एक बात बताइए, सीधा सा एग्जांपल आप देखिए कि दिल्ली के जो घटना हुई थी, क्या हुआ, अपने ही राज्यसभा सांसद को गलत घोषित करने में 2 मिनट नहीं लगा रही है पार्टी। भाई उन्होंने उससे पार्टी से रिजाइन थोड़ी दिया है। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी जो राजनीतिक दल है राजनीतिक फायदे और नुकसान के लिए अपनी चीजों का इस्तेमाल करता है। नवजोत सिंह सिद्धू जाते हैं पाकिस्तान, और उसका खामियाजा आपने देख लिया होगा कि पंजाब इलेक्शन में क्या हुआ कांग्रेस के साथ। तो पंजाब और हरियाणा जो है, ये बहुत राष्ट्रभक्त वाली बात, यहाँ जैसे सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये मुद्दे वहां के लोगों के लिए सूट करते हैं, बहुत अच्छी तरह से सूट करते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बॉर्डर पर शहीद होने वालों की संख्या आप देखेंगे तो वो पंजाब और हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा उसमें होते हैं। तो ये मुद्दे वहां के हिसाब से सूट करते हैं। तो चुनाव के इस चरण में आने ही आने थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। अभी अब जैसे टेरर फंडिंग की बात चल रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो पार्टियां चुनाव में अपनी तरीके से उस चीज को, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि ये उनके वारिस हैं, ये कहाँ से बात आ गई, तो ये उन्होंने सब गुफा छोड़ दिया। अगर वो निशाने पर लग जाता है, कुछ काम कर जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो नुकसान क्या होता है। तो इसी तरह से राजनीतिक बयानबाजी होती है। कई बार क्या होता है कि वही राजनीतिक बयानबाजी काम कर जाती है, कई चीजें उस पर एक मुद्दे में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रयास किया जाता रहता है
इसीलिए आप देख रहे हैं हर चरण में कुछ न कुछ मुद्दे उछाले जा रहे हैं और ये ट्राई किया जा रहा है कि कौन से मुद्दे सटीक बैठ जाते हैं और उसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ जाए। इस चुनाव में बस यही नहीं हो पा रहा है, कोई मुद्दा ऐसा नहीं हो पा रहा है कि जो सटीक बैठ जाए और पूरा चुनाव खींच दे। इसलिए हर चरण में आप देख रहे हैं एक नई नई गेंद आ रही है, नए तरीके से उछाली जा रही है, अब उसको नए तरीके से लिया जा रहा है और आगे चीजों को बढ़ाई जा रही है। क्योंकि मैं जितना जान पा रहा हूँ चुनाव को, पहली बार मैं ऐसा चुनाव देख रहा हूँ कि चुनाव मुद्दे अलग अलग सेट कर रहा है। पहले आपने देखा होगा संविधान खतरे में था, लोकतंत्र खतरे में था, फिर ओबीसी की बात हुई, फिर जातिगत जनगणना की बात हुई, शिक्षा और रोजगार की बात इतनी जोर शोर से उठाई जा रही है कि जैसे लग रहा है कि अब अगली जो भी सरकार बनेगी सबको रोजगार ही दे देगी और इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन ये धरातल तक नहीं पहुंच पा रही और जनता भी जो है, जो आम वोटर है, वो समझ गया है कि जो नेताओं के जो बयानबाजी हैं, नेताओं के जो भाषण होते हैं वो चुनाव तक ही रहते हैं और चुनावी मंच तक ही वो सीमित हैं। उससे ज्यादा वो आगे न बढ़ने वाले हैं न उनका कुछ फायदा होने वाला है। तो जनता मन बना चुकी है। आपने देखा होगा बहुत समय से कोई ऐसा चुनाव आपने नहीं देखा होगा जहां बहुमत की सरकार नहीं आ रही है। अब सरकार ये वन साइडेड वोट दे रही है। पहले जमाने वाली चीजें खत्म हो गई कि वो कंफ्यूजन में थी। जिसको भी मेजोरिटी दे रही है पूरी तरह से दे रही है कि आप करके दिखाइए, कल के डेट में मत कहिए कि हम गठबंधन में थे तो गठबंधन की वजह से चीजें नहीं हो रही थी। तो मुझे अब लग रहा है कि जनता नेताओं से ज्यादा समझदार हो चुकी है और वो इन बातों को समझ चुकी है कि हमको कैसे काम करना है। इन मुद्दों को जो ये लोग बयानों में दे रहे हैं उसका हमको किस तरह से समझना है या जानना है, तो उसी तरह से हो रहा है। और आज के डेट में वोटर एकदम पूरी तरह से साइलेंट हो गया है, जिससे सभी राजनीतिक दलों के दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है कि आखिर 4 तारीख को होने वाला क्या है, क्योंकि कोई जनता की तरफ से रिएक्शन इन मुद्दों पर अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। और एक चीज जो आपने कही थी ना कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे अगली सरकार आएगी तो सब रोजगार दे देंगे। सर मुझे तो यहाँ लग रहा है कि 5 और 10 वाली अनाज वाली जो बात हो रही है, मुझे तो ये भी लग रहा है ये भी सही पहुंच जाए और मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कह तो देते हैं पर धरातल पे कहाँ होता है। कितने सारे लोग तो जो योजनाएं हैं उससे भी पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों में भ्रष्टाचार इतना भरा हुआ है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। उसको ही दूर नहीं कर पाए तो होगा कैसे इसका लाभ इन योजनाओं का और ये राशन जो देने की बात हो रही है इसका लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर सवाल तो कई है। खैर जनता का निर्णय है, 4 जून को देखते हैं कि वो आखिर क्या चाह रही हैं। फरहाना जी आवाज पहुंच रही है मेरी? हेलो फरहाना जी, मैंने इसके पहले भी आपको पूछा था मैम, बट आपका ऑडियो शायद नहीं आ रहा था। हाँ जी, हाँ थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए मैम, मुझे तो आपसे ये पूछना है कि अब ये जो 6वां चरण है और लगातार क्योंकि गठबंधन का हिस्सा भी हैं आप सब लोग, कितनी उम्मीद इस 6वें चरण में आने के बाद मानती हैं? इन बयानबाजियों को एक तरफ रख दीजिए, कितना महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि पिछले 2019 को देखें तो आम आदमी पार्टी 7 सीटें दिल्ली की तो हारी थी, ठीक है। ओवरऑल सिनेरियो को देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस का ग्राफ बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था, तो कितनी मजबूती से मैं कांग्रेस को देखूं 6वें चरण में? देखिए, आने वाले टाइम में जो राहुल गांधी जी की ये पैदल यात्रा थी, इससे भी पब्लिक पे काफी फर्क पड़ा है। और रही बात इनके बयानबाजी की, तो इन्होंने कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पर खुलकर बात नहीं की, कोविशील्ड पर कभी खुलकर बात नहीं की। ये जनता को मुद्दों से भटका रहे हैं, ये धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। अब फिर से इन्होंने पाकिस्तान में समर्थकों का टॉपिक उठा करके जनता को भटकाने वाली कोशिश करी है। लेकिन मेरा मानना है कि वोटर जो है बहुत समझदार है, वो समझता है कि क्या उसकी भलाई में है क्या नहीं है, बेरोजगारी कितनी हो रही है, अशिक्षा कितनी ज्यादा फैल रही है। तो ये सब देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि मैम आने वाले टाइम में और जो 5वें चरण के बाद जो इलेक्शन हुए हैं उनमें ये इंडिया गठबंधन का ज्यादा ही आने के चांसेस हैं। अच्छा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ जो आपका गठबंधन हुआ उसमें हमने देखा सीट्स में भी बहुत ज्यादा, देखिए निश्चित तौर पर जिसका ग्राफ मजबूत है उसका सीट शेयरिंग ज्यादा होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आता है। कांग्रेस, लेकिन फिर भी जितना कांग्रेस को मिला उन सीटों पर कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि सीटें निकाल पाएंगे? सीटें 300 से ज्यादा निकलेंगे अब की बार, जो मुझे लगता है। चले, इंडिया गठबंधन 300 या 300 पार आप कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 पार बोलते बोलते फिलहाल शांत है और मुझे लग रहा है कि ठीक है, पूरी ही आनी चाहिए इंडिया गठबंधन की। तो मतलब 300 पार आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा फिर? हाँ जी,
300 पार या 300 आप चले गए तो भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा फिर? उनको कुछ नहीं मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। अरे मैम मुझे लगता है रमाकांत जी, मुझे बड़ा रोचक लगता है ये सवाल पूछना, और मुझे अच्छा लगने लगा है कि अब मैं सबसे पूछूं कि आपकी कितनी सीट्स आ रही हैं। आप समझ रहे हैं, मैं शुरू से देख रही हूँ, कोई 40, कोई 100, कोई 150, फिर 180, फिर 200, 250, अब 300 पे इंडिया गठबंधन आया कि चलिए 300 या 300 पार। और एंड मोमेंट पे, अब मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगी जो फरहाना जी कह रही थी कि अब आपको क्या मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी वो खुद ही समझ ले। खैर ठीक है, इसका जवाब जनता देगी मैडम। ठीक है, बिल्कुल जनता ही देगी। मैं तो कुछ पर्सनल कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी, मैं किसी के सीट्स के लिए नहीं बोलूंगी किसको कितनी सीट्स आ रही हैं। ना इतने बड़े नेता होकर के वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इनके समर्थक है, कितनी गलत बात है ये। इनको नहीं बोलना चाहिए ना ऐसे, और ये बल्कि इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर वहाँ पर समर्थक है तो अच्छी बात है, आने वाले टाइम में फिर पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा है, मुझे लगता है जनता भी सुनती होगी ना, तो उनको भी लगता होगा यार हम क्या करेंगे, लेकिन पहले ही आकलन इतने तगड़े आ रहे हैं कि क्या है, मतलब 400 से कोई कहीं पहुंचाता है, कोई कहीं पहुंचाता है। खैर ठीक है, 4 जून को पूरी तस्वीर साफ होगी। आरपी श्रीवास्तव जी, अब अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी बात है। नया एक मुझे बात इंडिया गठबंधन की मिली, क्योंकि केजरीवाल जी की तरफ से भी आया था कि इस बार कम से कम 300, अब फरहाना जी के नहीं 300 पार, तो मुझे लग रहा है बीजेपी को क्या कुछ मिलेगा ही नहीं। खैर ये तो एक सीटों के आकलन की बात है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो 5 चरण हम देख चुके हैं। 6वां चरण जो है कितना महत्वपूर्ण आपके नज़रिए से है, और कितना एक वोट शेयरिंग के नज़रिए से भी, और मतदान के प्रतिशत को लेकर भी कितना आप देखते हैं कि एक बदलाव हो सकता है? देखिए राखी जी, 6वां चरण वाकई महत्वपूर्ण है, और सबसे ज़्यादा जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। खास करके दिल्ली को देखिए, दिल्ली में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास। अब सवाल ये उठता है कि इन सीटों में अगर कोई कमी होती है, गिरावट होती है, तो नुकसान किसका होगा? एनडीए का होगा। और यहाँ पर ये समझने वाली बात होगी कि हम किस तरह से इस चुनाव का 6वां चरण जो है ले जाया जाए, ताकि जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की कम से कम वहीं पर स्थिर रहे या उससे ज़्यादा हो जाए। अब आपने देखा होगा अभी 300 पार की आप बात कर रहे थे इंडिया गठबंधन की, लेकिन इसके पहले एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि भारतीय जनता एनडीए 400 पार हो जाएगी। अब ये सवाल एक खेल हो गया है, एक तरह से हमें लगता है पॉलिटिकल गिमिक्स हो गया। और इस गेम में आप देखते जाइए कि यहाँ पर कोई भी दल हो, अब हर दल जो है जनता के बीच में पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से 400 पार का नारा दिया, इनको लगा कि हम कहाँ, जैसे आपने अभी पूछा कि भाई आप कहाँ हो, उसी तरह से जब इन्होंने 300 का पार की बात करी तो आपने इनसे पूछ लिया कि फिर उनका क्या हाल होगा। हमें लगता है कि जनता को 300, 400, 500 पार की जो कहानी है वो सब समझ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही है। लेकिन कोई भी दल एक जो है पूरा नैरेटिव सेट करता है, एक वातावरण निर्मित करता है, एक अपना टेम्पो बनाता है कि ताकि उसके इर्द गिर्द जाए। ये कोई नई बात नहीं है। कई बार विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा 200 पार, 150 पार, ये सब चलता रहा, तो कहीं भी पार हुआ, कभी नहीं पार हुआ। तो नैया किसकी पार होगी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन राज्यों का इस 6वें चरण के चुनाव के बाद एक तरह से ये मालूम हो जाएगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि जनता किसकी तरफ जाने वाली है। अब वो क्या है कि अब वो तो चुनाव का जो काउंटिंग होगी उसके बाद पता लगेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक तरह से निर्णायक भूमिका तय हो जाएगी। और इसके पहले ये जो 57 सीटें हैं 5वें, 6वें और 7वें चरण की, ये जरूर इसमें सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही पास। सिर्फ जो है पंजाब छोड़ दीजिए तो अन्य राज्यों में लगभग यही स्थिति थी कि सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में थी। तो अब सवाल है कि ये जो 400 पार का नारा हो या फिर बहुमत पाने का आंकड़ा पार करना हो, तो 157 से जो है ये जो 5वां, 6वां और 7वां चरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सरकार बनाने की वाली बात होगी। अब अभी तक तो जो जिनको पाना होगा पा चुके होंगे, लेकिन ये जो चरण है ये बड़े महत्वपूर्ण है। और ये इन चरणों में भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज़्यादा सीट गेन कर चुकी है, लगभग 80% से ऊपर सीट इनके पास है। अब जो चुनाव हो रहा है, जो बयान आए, आप बयानों को अब कनेक्ट करिए कि यहाँ एन के एन प्रकार दोनों दल चाहेंगे कि अपने बयानों के आधार पर जनता को पहुंचा सके संदेश कि देखिए इनका ये काम, ये करतूत है, ये पाकिस्तान के हैं, ये जो हिंदुस्तान के हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, ये धर्म विरोधी हैं, तमाम ऐसे मामले आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनता तय करेगी इन 2 चरणों में कि किसका बहुमत होने वाला है।
और ये बड़ा महत्वपूर्ण चरण है और इसमें सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के हैं और चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के लिए है। इस तरह से ये सारे बयान आ रहे हैं और विपक्ष हमेशा ये कोशिश कर रहा है राखी जी कि किसी तरह से उनकी सीटें कम की जाएं और सत्ता पक्ष ये प्रयास कर रहा है कि उनकी सीटों में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल। चलिए, और इसी के साथ समय भी हो गया है। अब देखिए 25 तारीख का इंतजार है, वोट परसेंट सामने आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी और उसके बाद एक चरण 7वां चरण होगा। देखते हैं 4 जून को मुझे लगता है बेहद सब एक एनर्जी के साथ होंगे एक साथ चर्चा में। उस दिन तो सुबह से शाम, देर शाम तक, और फिर देखेंगे किसकी सरकार होती है। फिलहाल समय हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान पर तकरार लगातार चली आ रही है। देखिए पिछले कुछ चरणों में भी थी और इस बार लेकिन शाह और केजरीवाल में आर पार हो गई है। अब इलेक्शन भी है 25 को दिल्ली में, पंजाब है, तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। अब किसमें कितना दम है ये जनता को तय करना है और आने वाले समय में बहुत जल्दी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।